बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 23 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 24 मुलाहिदा फरमाएं। दरेवदीन अपनी सीट पर उछल पड़ा। स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया। कार लहराने लगी, लेकिन उसने फौरन स्टीयरिंग पर काबू पा लिया। मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरे साथ बैठे हुए गार्ड को मुखातिब करते हुए चीखा, नटवर सिंह, गोली मार दो इसे, ये वही राक्षस है। लेकिन मैंने नटवर सिंह को गोली मारने का मौका नहीं दिया। वो मेरी दाईं तरफ बैठा हुआ था। मैंने पिस्तौल उसके पहलू पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। बद की हल्की सी आवाज और नटवर सिंह की खौफनाक चीख गूंज उठी। गोली उसके दिल में उतर गई थी। मैंने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर उसे नीचे धकेल दिया। दरेवदीन ने कार रोक ली और उसने भी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। राधा भी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आई। मैंने भी नीचे उतरने में ज्यादा देर नहीं लगाई। दरेवदीन झील की तरफ दौड़ रहा था। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया तो राधा चीखी, गोली मत चलाना, उन रोशनियों से हमारा फासला ज्यादा नहीं, वहाँ पुलिस वाले भी होंगे, फायर की आवाज सुन ली जाएगी। मैंने दरेवदीन के पीछे दौड़ लगा दी। झील वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी, लेकिन मैंने दरेवदीन को 50 गज से आगे जाने नहीं दिया। झाड़ियों से अटे पथरीले रास्ते पर दौड़ना भी मुश्किल था। 50 गज आगे जाकर दरेवदीन दाईं तरफ मुड़ गया। उसका रुख रोशनियों की तरफ था। दौड़ने के साथ साथ वो मदद के लिए भी चीख रहा था, लेकिन मैंने ना तो उसे चीखने का मौका दिया और ना ही भागने का। मैंने दूर ही से उस पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ झाड़ियों में गिरा। दरेवदीन ने उठकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे दोबारा छाप लिया और उसके सर पर गूंसे बरसाने लगा, लेकिन वो एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। वो मुकाबला करने की बजाय भागने की कोशिश में था। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। अगर चाहता तो मुझे जेर करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो बुज़दिल था। ये मेरा तजुर्बा था कि दरेवदीन जैसे जालिम और सफाक लोगों की ताकत उनके गुर्गों में होती है, जो उनके गिर्द इसार कायम किए रहते हैं। वो अपने आप में कुछ नहीं होते, किसी के काबू में आ जाएं, या तो भागने की कोशिश करते हैं या इसी तरह बिल बिलाते हैं। राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। ये वही पिस्तौल था जो गुज़िश्ता रात संपित से छीना था। मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल लिया और दरेवदीन की मुरम्मत खाली हाथों ही से करता रहा। दरेवदीन एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। उसने मेरे मुंह पर जोरदार लात भी मार दी थी। मैं कराता हुआ नीचे गिरा, लेकिन दरेवदीन को भी भागने का मौका नहीं मिल सका। राधा ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसकी टांग में टांग फंसा दी। वो मुंह के बल गिरा और राधा ने उस पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। इसी दौरान मैंने उठकर दरेवदीन को छाप लिया। इसे वहां ले चलो, राम मंदिर में, राधा ने खामते हुए कहा। क्या वाकई यहाँ कोई मंदिर है? मैंने पूछा। हाँ, उधर एक टूटा फूटा सा मंदिर है। ये भी उसके बारे में जानता है, इसलिए खामोशी से इस तरफ आ गया था, राधा ने जवाब दिया। और वो काटिज जहाँ मेरी लुगाई उस राक्षस के कब्जे में है। मैंने करीब वाकई काटिज की तरफ इशारा करके पूछा, चलो उसी काटिज में ही ले चलो, वो ज्यादा करीब है, राधा बोली। मैं दरेवदीन को धक्के देने लगा। लड़ाई के दौरान मेरी पगड़ी मेरे गले का हार बन गई थी। मैंने उसे समेटकर मफलर की तरह गले में लटकाया। वो काटिज ज्यादा दूर नहीं था। मेरा ख्याल था कि अगर वहां कोई मौजूद हो तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन राधा का ख्याल था कि काटिज खाली होगा। एक तो सीजन खत्म था और दूसरे पिछले चंद रोज से यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सैरो तफरी के लिए दूसरे शहरों से आए हुए लोग भाग रहे थे। राधा का ख्याल दुरुस्त निकला। काटिज खाली था और तारीकी में डूबा। हम दरेवदीन को एक ऐसे कमरे में ले आए जिसकी रोशनी झील की तफरीगाह से नहीं देखी जा सकती थी। रोशनी में दरेवदीन का जायजा लेते हुए मैं मुस्कुरा दिया। उसका उलिया बिगड़ा हुआ था, नाक से खून बह रहा था। वो खूनख्वार नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रहा था। इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत बहादुर और बहुत चालाक हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अब तुम बच नहीं सकोगे। मेरे आदमी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे आदमी? मैं चौंक गया। क्या उन्हें सपना आएगा कि तुम यहाँ हो? मुझसे ये हमाकत जरूर हुई कि तुम्हें पहचान नहीं सका, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं जितना तुम समझते हो, दरेवदीन ने जवाब दिया। राधा के साथ क्लब से निकलने से पहले मैंने अपने आदमी को हिदायत कर दी थी कि वो अपनी गाड़ी की बत्तियां जलाए बगैर फासला देकर हमारा ताकुब रखे। अपने साथ सिर्फ एक आदमी इसलिए लिया था कि कहीं राधा या वो आदमी रुक ना जाए जिसे वो साथ ले जाना चाहती थी। काश मैं तुम्हें रास्ते ही में पहचान लेता तो तुम अब तक नरक में पहुंच चुके होते। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी हिम्मत की दाद नहीं दोगे कि किस खूबसूरती से तुम्हें क्लब से निकाल लाई? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत की दाद तो मेरे आदमी देंगे जो यहाँ पहुंचने वाले हैं, और वो ऐसी दाद होगी कि आइंदा तुम ख्वाहिश नहीं करोगी, दरेवदीन ने कहा। राधा ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरेवदीन के मुंह से करा खारिज होगी। अच्छा हुआ तुमने अपने आदमियों के बारे में बता दिया, दरेवदीन, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि तुमसे अपनी बात मनवा सके। अगर तुम शराफत से मेरी बातों का जवाब दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत आसान बना दूंगा। बसूरत दीगर तुम उस मौत का तस्वुर भी नहीं कर सकते जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा।
नागराज कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। नागराज? देवदिन के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। हमारा बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद अब वो हमारा हीरो है। इसमें शुबा नहीं कि हम उसे तुम्हारे हाथों कत्ल करवाना चाहते थे, लेकिन तुमने कैंप को तबाह करके हमारी आपस की दुश्मनी मिटा दिया। वो कैंप तुम्हारे देश में तबाही फैलाने के लिए इंसानी बम तैयार कर रहा था, जो तुमने तबाह कर दिया। इससे हमारा जाती नहीं, हमारे देश का नुकसान हुआ है और हम अपने देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि अपनी जाती दुश्मनियां खत्म करके नागराज का साथ दिया जाए। और नागराज शायद किसी और मंसूबे पर काम कर रहा है। मैंने कहा हाँ, और वो मंसूबा इस कैंप से भी ज्यादा खौफनाक है। देवदिन ने कहा कैंप की सरगर्मियां बहाल करने में शायद कई महीने लग जाएं, मगर नागराज के नए मंसूबे पर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे। लेकिन शायद तुम लोगों की ये हसरत पूरी ना हो सके। मैंने कहा तुम देख चुके हो कि मैंने किस तरह तुम लोगों की जड़ें खोखली कर दी हैं। मैंने फैसला किया है कि उस वक्त तक माउंट आबू से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ अपने देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को कुचल ना दूं। तुम देखोगे जिस तरह मैंने दहशतगर्दी का कैंप तबाह किया है, उसी तरह नागराज का दूसरा मंसूबा भी नाकाम बना दूंगा। उसके तैयार किए हुए जहर से उसके ऐसे झटके दूंगा कि कोई दूसरा ऐसी कोई चीज तैयार करने की हमाकत ना करे। तो तुम जानते हो? देवदिन अकला गया। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा मैं नागराज के उस जहर का तजुर्बा उसकी मौजूदगी में रवि पंडित पर कर चुका हूँ। नागराज की किस्मत अच्छी थी जो उस वक्त मेरे हाथ से बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका तैयार किया हुआ जहर उसी पर इस्तेमाल करूंगा। मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ छुपा बैठा है। नहीं, देवदिन ने कहा, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दुश्मनी और तमाम नफरत के बावजूद हम उसकी सुरक्षा करेंगे। अपनी सुरक्षा तो तुम कर नहीं सके, उसे क्या बचाओगे? मैंने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड की मोहलत दे रहा हूँ। इसी दौरान अगर तुमने जबान ना खोली तो मेरे हाथ हरकत में आ जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, देवदिन ने कहा। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक ही मेरा हाथ हरकत में आया। देवदिन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर भरपूर था कि वो चकरा कर रह गया। उसके होंठों से खून की हल्की सी धार बह निकली और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं फुटबॉल की तरह उस पर ठोकरें बरसाता रहा। वो बिलबिलाता हुआ फर्श पर इधर उधर लुढ़कता रहा। देवदिन वाकई बहुत ढीठ और सख्त जान साबित हुआ। इतनी मार किसी जानवर पर पड़ती तो वो भी इंसानों की तरह बोलने लगता। मैं उसे छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया क्योंकि मेरा सांस फूल गया था। मैंने राधा को इशारा किया और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। कांटे का रास्ता था। मैं दूसरे कमरे की बत्ती जलाए बगैर टटोलता हुआ किचन की तरफ आ गया और बत्ती जलाकर पुरतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई। मैंने वो छुरी उठाई, अंगूठे से उसकी धार को आजमा कर देखा और वापस उसी कमरे में आ गया। देवदिन अब भी फर्श पर पड़ा था और राधा उस पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। देवदिन उससे कुछ कह रहा था। मुझे देखकर खामोश हो गया। क्या कह रहा था ये? मैंने सवालिया निगाहों से राधा की तरफ देखा। मुझे हिंदुस्तान की मलका बनाने की बात कर रहा था, बशर्ते कि मैं तुम्हारे बजाय इसका साथ दूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं छुरी की धार पर उंगली फेरते हुए देवदिन के करीब आ गया। मेरे हाथ में छुरी देखकर उसकी आंखों में खौफ उभर आया। बाह्य देवदिन, हरीफ मुकाबला ना करे तो मुझे लड़ाई में मजा नहीं आता। मुझे तुमसे जोरदार मुकाबले की तवक्को थी, मगर तुम बिल्कुल ही हिजड़े निकले। अब मैंने एक और फैसला किया है। मैं उसके करीब बैठ गया और मामला एक तरफ हो तो क्यों ना इससे भरपूर फायदा उठाया जाए। अब मैं इस छुरी से तुम्हारी बोटियां काटूंगा और उस वक्त तक तुम्हारे शरीर को काटता रहूंगा जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आंखों में खौफ कुछ और गहरा हो गया। मुझे कौन रोक सकता है? मैंने कहा और उसकी टांग पर वार कर दिया। देवदिन चीख उठा। छुरी तकरीबन 2 इंच के करीब उसकी रान में पेवस्त हो गई। मैंने 1-2 हल्के हल्के झटके दिए और फिर एक जोरदार झटका देकर छुरी को बाहर खींच लिया। खून की धार बह निकली। देवदिन दोनों हाथों से टांग पकड़े फर्श पर लौटने लगा। मैं जो कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। मेरे हल्क से गुर्राहट निकली। मैं तुम्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा कि तुम्हारी आत्मा आइंदा 7 जन्म तक भी मेरे नाम से कांपती रहे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, देवदिन चीखा। मैंने उसकी दूसरी टांग पर वार किया और फिर तो गोया मुझ पर दीवानगी सी तारी हो गई। मैं उसकी दोनों टांगों पर छुरी से वार करता रहा और वो चीखता रहा। उसकी टांगों से बहने वाला खून फर्श को दागदार करता रहा। आखिरकार मैंने हाथ रोक लिया और उसकी एक टांग पर टांग रखकर खड़ा हो गया। अब मैं तुम्हारे सीने की खाल उधेड़ दूंगा। मैंने उस पर झुकते हुए कहा। ठहरो। देवदिन के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। बताता हूँ। गुड। मैं एक कदम पीछे हट गया। अगर पहले ही फैसला कर लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। अब जल्दी से बताओ, नागराज कहाँ है और उसके साथ कौन कौन है? वो गोपाल के बंगले पर है, देवदिन ने रुक रुक कर कहा। उसके साथ गोपाल, बेला और शंकर है, मगर तुम आसानी से उस तक पहुंच नहीं सकोगे। ये मेरा दर्द सार है। मैंने कहा, गोपाल का बंगला कहाँ है? ना जी, जल्दी करो, किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। राधा की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। गाड़ी के इंजन की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। देवदिन ने जब ये कहा था कि उसके आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं तो मैं उसे गलत समझा था।
लेकिन अब यकीन कर लेना पड़ा कि उसने गलत नहीं कहा था। उसके आदमी शायद किसी वजह से पीछे रह गए थे और अब इसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में नटवर सिंह की लाश और देवदिन की कार भी देख ली होगी। अब तुम नहीं बच सकोगे, देवदिन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी आवाज खासी कमजोर हो गई थी और तुम्हारा अशर जो होगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा अशर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैंने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल दिया और एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी खोपड़ी पर गोली चला दी। देवदिन इस मरतबा मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर आ गया। गाड़ी के इंजन की आवाज कुछ वादे हो गई। हम कॉटेज के ऊपर से घूमकर दाईं तरफ आ गए। मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर दूसरी तरफ झांकने लगा। वो गाड़ी तकरीबन 200 गज दूर थी। उसके हेडलैम्प्स बुझे हुए थे और वो तेजी से इसी तरफ आ रही थी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। झील का किनारा भी वहां से तकरीबन 200 गज दूर था। उस तरफ जाना मुनासिब नहीं था। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ कॉटेज के दूसरी तरफ निकल गया। उस तरफ झाड़ियां थी और कुछ आगे टीला नुमा छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। यहाँ से हमें किसी तरफ निकलने का मौका मिल सकता था। हम दौड़ते हुए ऊंची झाड़ियों में एक पत्थर के पीछे रुक गए और वो गाड़ी कॉटेज से तकरीबन 50 गज के फासले पर रुक गई। 3 आदमी कार से उतरकर कॉटेज की तरफ दौड़े। इस तरफ आते हुए शायद उन्होंने फायर की आवाज सुन ली थी। कॉटेज के करीब पहुंचकर एक तो सामने के रुख पर आगे बढ़ने लगा, एक दाईं तरफ चला गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह वो कॉटेज को घेरे में लेकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे ذہن में अचानक ये ख्याल उभरा। मैंने गौर से कार की तरफ देखा। उसमें कोई और नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो सिर्फ 3 ही आदमी थे। राधा। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। अगर हम उस कार तक पहुंच जाएं तो आसानी से यहाँ से फरार हो सकते हैं। चांस तो है, राधा ने कहा। और फिर हम बड़ी एहतियात से झाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अंदेशा इस बात का था कि अगर हमारे कार तक पहुंचने से पहले उन्होंने देवदिन की लाश दरियाफ्त कर ली तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो कार हमसे सिर्फ 10 गज के फासले पर रह गई। आगे झाड़ियां नहीं थी। मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और उठकर तेजी से दौड़ता हुआ कार तक पहुंच गया। वो 3 आदमी कांटे में दाखिल हो चुके थे, इसलिए मैं किसी नजरों में नहीं आया। 1 मिनट बाद राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। कार के आगे वाले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं स्टीयरिंग के सामने बैठ गया और राधा दूसरी सीट पर। पहली मरतबा चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट हो गया और फिर उसी लम्हे कांटे के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देवदिन की लाश दरियाफ्त कर ली थी और गालिबन कार के इंजन की आवाज भी सुन ली थी। उसी के साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने इंजन को गियर में डालकर एक झटके से क्लच छोड़ दिया और उसके साथ ही स्टीयरिंग घुमा दिया। कार एक जोरदार झटके से उछली और फिर उसी लम्हे फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम दोनों नीचे झुक गए। कई गोलियां कार की डिक्की में लगी। एक गोली पिछली विंड स्क्रीन को चीरकर अगली विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई आगे निकल गई। काफी आगे निकल आने के बाद मैं सीधा होकर बैठ गया। हम फायरिंग की रेंज से निकल आए थे। मैं कार को तेजी से दौड़ाता चला गया। देवदिन की कार अब भी बहराने में उस जगह खड़ी थी और उससे कुछ फासले पर नटवर सिंह की लाश भी पड़ी थी। अगर हमने कार पर ही शहर की तरफ जाने की कोशिश की तो हो सकता है हमें घेरने की कोशिश की जाए। मैंने राधा की तरफ देखते हुए कहा। फायरिंग की आवाज इस तफरीगा में किसी होटल या रेस्टोरेंट में सुन ली गई होगी। वो लोग भी पीछे पीछे भागे चले आ रहे होंगे। यहाँ से आगे किसी जगह फोन कर दिया जाएगा और हमें रास्ते में रोकने की कोशिश की जाए तो फिर क्या किया जाए। मैंने कहा ये कार छोड़कर पैदल दौड़ लगा दी जाए। मेरा मतलब ये नहीं है, राधा ने कहा। हम इस कार को उन इमारतों के अकब में कहीं छोड़ दें और किसी तरह झील पर कश्तियों के घाट पर पहुंच जाएं। वहां से हमें कोई ना कोई कश्ती मिल जाएगी। हम झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं तो वहां हमें कोई परेशानी ना होगी। तजवीज माकूल थी। ये रास्ता तफरीगाह की इमारत के अकब में 200-300 गज दूर था। मैं कार को मजीद आगे निकाल कर ले गया और फिर उसे रास्ते से हटाकर रोक लिया और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों कार से उतरकर तफरीगाह की तरफ दौड़ने लगे। इस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे, लेकिन इस तफरीगाह में वाकई होटलों और रेस्तरानों में रौनक उरूज पर थी। लोग यहाँ अयाशी के लिए आए थे और ज़ाहिर रात भर हंगामे रहते थे। हम इन इमारतों से तकरीबन 100 गज की तरफ झील के किनारे की तरफ निकल पड़े। उस तरफ खुशकी की एक कुशादा पट्टी झील के कुछ अंदर तक चली गई थी, जिस पर बड़ा खूबसूरत लान बना हुआ था। उस पट्टी के तकरीबन आखिर में खजूर के 5 दरख्त इस तरह लगे हुए थे जैसे चाको चुबंद पहरेदारों ने आगे जाने का रास्ता रोक रखा हो। अंदर को निकली उस खुश पट्टी के किनारे के साथ साथ कश्तियां भी रोकी जाती थी। झील के अंदर कुछ रोशनियां मुतहर्रिक नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि कुछ लोग अब भी कश्तियों पर झील की सैर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हम जिस तरफ आए थे वहाँ किनारे के साथ 2-3 कश्तियां मौजूद थी। राधा आगे बढ़ना चाहती थी मगर मैंने उसका हाथ पकड़ दिया। एक कश्ती इसी किनारे की तरफ आ रही थी। उस पर किसी राड पर लटका हुआ एक बल्ब रोशन था और इंजन की फटफट की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कश्ती किनारे के साथ लगकर रुक गई। हम दोनों पौधों की आड़ में दुबक गए। एक औरत और एक मर्द उस कश्ती से उतरे और कहके लगाते हुए होटल की इमारत की तरफ चलने लगे। कश्ती में एक आदमी रह गया था और वो शायद मल्लाह था। मैंने राधा को इशारा की और हम दोनों पौधों की आड़ से निकलकर कश्ती के करीब पहुंच गए।
वो मला कश्ती के हुक की जंजीर जेटी के हुक में फंसा कर ताला लगा रहा था। उसने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और हमारे कुछ कहने से पहले ही बोल उठा, अब मैंने नया बंद कर दिया है भैया, शहरों को जावत हो तो कोई और नया देख लो, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मैंने कहते हुए पिस्तौल निकाल लिया। मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया। अकलमंद आदमी था। उसने जंजीर का ताला खोला और कश्ती पर सवार होते हुए बोला, बैठो भैया। उसका लहजा बड़ा मुर्दा सा था। हमारे कपड़ों की वजह से वो हमें भी अपने जैसा ही समझा था, इसलिए मुझे भी तकल्फी से भैया कहकर मुखातिब किया था। मैंने पहले राधा को कश्ती पर सवार होने में मदद दी और जब मैं खुद सवार हो रहा था तो ठीक उसी वक्त होटल की इमारत के दूसरी तरफ ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी और साथ ही शोर गूंजने लगा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो तीनों आदमी रास्ते में खड़ी हुई देवदिन की कार पर यहाँ पहुंच गए थे। वो तीनों दौड़ते हुए होटल के सामने वाले रुख पर आ गए और फिर मैंने उन तीनों को होटल में दाखिल होते हुए देखा। उनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि हम यहाँ कश्ती पर बैठे हुए हैं। बला ने कश्ती का इंजन स्टार्ट कर दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे से पीछे हटने लगी और उसके साथ ही उसकी रफ्तार भी बढ़ती चली गई। बला बेहद खौफजदा था। मैं पिस्तौल लिए उसके सामने बैठा हुआ था। उसके मुंह से अब तक एक लफ्ज भी नहीं निकला था। कश्ती गहरे पानी की तरफ दौड़ती रही। बहुत वसी और अरीज झील थी। करीब तरीन दूसरा किनारा तफरीह गाह के ऐन सामने था। उसका फासला भी 1500 गज से कम नहीं था। उस तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहीं कॉटेज बने हुए थे और इस वक्त हम उसी तरफ जा रहे थे। झील के बस में पहुंचकर मैंने राधा को इशारा किया। वो उठकर मला के करीब बैठ गई और उससे छेड़छाड़ करने लगी। मला बदहवास हो गया। वो मेरी तरफ देखते हुए अपनी सीट पर किनारे की तरफ हटता चला गया। राधा उससे चिपकी जा रही थी। बड़े ना मर्द हो, मैं तुम्हें चुम्मा दे रही हूँ और तुम डर रहे हो। राधा उस पर मजीद झुकते हुए बोली, हम शरीफ आदमी हूँ। मला अकला कर रह गया। शरीफ आदमी? राधा बोली, मैं अकेली होती तो तुम मेरी बोटियां नोच लेते, चल हट। राधा ने उसे जोरदार धक्का दिया। मला के मुंह से चीख निकल गई और वो झील में गिर गया। राधा कहका लगा रही थी और मला चीख रहा था, मन्ने बचा लियो, मैं तेरे ना जानत हूँ। अच्छा है, मछलियां ऐश करेंगी। राधा ने फिर कहका लगाया। कश्ती पानी की सतह पर तेजी से दौड़ती रही। मैं जल्दी से उठकर मला की सीट पर आ गया और थ्रोटल संभाल लिया और फिर दूसरे किनारे तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। वो पहाड़ी 500 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। ढलान भी ऐसी थी कि आसानी से चढ़ा जा सकता था। झाड़ियों दरख्तों की बहुतात थी। उस पहाड़ी पर कई कांटे थे। सिर्फ 2-3 कांटे जैसे थे जिनमें रोशनी नजर आ रही थी, बाकी तारीकी में डूबे हुए थे। हम उनसे दूर रहकर पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। राधा बुरी तरह हाँप रही थी। मैं वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मुझे याद आ गया जिस काटेज के तहखाने में लखन ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो झील के किनारे पर ही किसी जगह वाक़ था। मैंने राधा को बताया। वो एकदम जैसे चौंक गई। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? तुम्हारे काटेज तक पहुंचने के लिए पूरे शहर में से होकर जाना पड़ेगा और उस वक्त तक एक बार फिर हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। वो काटेज अगर खाली हुआ तो कम अज कम आज की रात हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है। तो फिर मेरे साथ आओ, मुझे मालूम है वो काटेज कहाँ है। राधा ने कहा। उस पहाड़ी से उतरकर हमें एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ भी टीला नुमा छोटी छोटी पहाड़ियां थी जिन पर उतरते चढ़ते राधा एक बार फिर हाँपने लगी, लेकिन वो रुके बगैर मेरे साथ चलती रही और बिलाकर हम एक जगह रुक गए। उस तरफ से भी सामने झील नजर आ रही थी। पहाड़ी पर मुतअद्दिद काटेज भी थे। सिर्फ 2 में रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद राधा एक बार फिर मेरे आगे आगे चलने लगी और 4 मिनट बाद रुक गई। वही सामने वाला काटेज है। उसने तारीकी में डूबे हुए काटे की तरफ इशारा किया। मैं गहरी नजरों से उस तरफ देखने लगा। मुकम्मल तारीकी थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो काटेज खाली है। दूसरा काटेज वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर था और उसकी एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी और हम दोनों पिस्तौल हाथों में लिए मोहतात अंदाज में तारीकी में डूबे हुए काटेज की तरफ बढ़ने लगे। हो सकता है काटेज में कोई मौजूद हो और बत्तियां बुझाकर वहां सो रहा हो। वो पिछली तरफ से किसी कमरे में हो। हमने काटेज के गिर्द चक्कर लगाया, कहीं रोशनी नजर नहीं आई। हम दबे कदमों चलते हुए बरामदे की तरफ आ गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने पिस्तौल के दस्ते की जरब से ताला तोड़ दिया। ताले पर जरब लगने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये आवाज 100 गज दूर दूसरे काटेज तक नहीं सुनी गई होगी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और दीवार पर स्विच को टिटोल कर बत्ती जला दी। मेरे ख्याल में बत्तियां जलाने में कोई हर्ज नहीं था। इस वक्त यहाँ कौन देखने आएगा कि कौन आया है। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हम उस कमरे में आ गए जो ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। राधा एक सोफे पर गिर गई। वो बुरी तरह थक गई थी। मैं भी उसके सामने दूसरे सोफे पर ढेर हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद हवास बहाल हुए तो राधा ने जबान खोली। इस भाग दौड़ में खाया पिया सब हजम हो गया है। मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। लगता है ये काटेज कई रोज से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है किचन में कोई ऐसी चीज मिल जाए। आओ देखते हैं। मैं ये कहते हुए सोफे से उठ गया। किचन में खुश्क दूध का डिब्बा, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह मौजूद थी और कोई ऐसी चीज नहीं थी मगर चाय तो बन सकती थी। राधा बर्तन धोकर चाय बनाने लगी और मैं उसके करीब जा खड़ा रहा।
चाय बनाकर हम दोनों उस कमरे में आ गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं राधा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में तशवीश के आसार नुमाया थे। एक बात कहूँ ना जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ कहो। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, राधा ने कहा। नागराज के कई अहम तरीन आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी का कैंप तुम तबाह कर चुके हो। हर चोट खाने के बाद नागराज पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इससे पहले कि फरार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम यहाँ से निकल चलें? नहीं राधा, मैंने जवाब दिया। तुमने द्रेवदिन की बातें सुनी थी। नागराज जो मंसूबा बना रहा है वो बहुत खौफनाक है। इंसान पर उस जहरीले इंजेक्शन का असर मैं देख चुका हूँ। रवि पंडित को जिस तरह झटके खाकर खत्म होते मैंने देखा है, वो मंजिर मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर ये जहर मेरे देश में पहुंच गया तो तबाही फैल जाएगी। बेगुनाह मारे जाते रहेंगे। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उस मंसूबे समेत नागराज का खात्मा ना कर दूं। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज ना होगा। मुझे गलत मत समझो, राधा ने कहा। मेरा शरीर भी उसी मिट्टी से बना है जिससे तुमने जन्म लिया है। मैंने जज्बात की रोह में बहकर तुम्हारा साथ देने का वादा नहीं किया था। मैं अपनी बात की धनी हूँ। मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो फिर बुज़दिलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा। मैं बुज़दिल भी नहीं हूँ, राधा ने जवाब दिया। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि किस्मत अब तक तो तुम्हारा साथ और मेरा साथ देती रही है, मगर अब सूरत-ए-हाल नहायत संगीन हो गई है। वहशियों और कातलों की इस फौज के सामने हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने रब पर भरोसा है, मैंने कहा। अब तक वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अगर ये काम मेरी किस्मत में लिख दिया गया है तो मेरे ही हाथों अंजाम पाएगा। अगर मेरी मौत उन लोगों के हाथों लिखी है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। वैसे मैं खामोश होकर उसके चेहरे को तकने लगा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम कुछ डर गई हो। ऐसी सूरत में हो सकता है कि 2-4 रोज तक हम खामोश रहें और यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे कॉटेज में आराम कर लें और दाल चावल खाते रहें। तुम्हारे ज़हन से खौफ दूर हो जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे। हाँ, मैं वाकई डर गई हूँ, राधा ने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। मैं कई दिन से आलका अग्निहोत्री के साथ थी। मुझे मालूम था कि ये राह की ओहदेदार है। उन कई वर्षों में उनके आपस के झगड़ों में कई कत्ल भी हुए, लेकिन मैं हमेशा उन मामला से अलग थलग रही। और अब 2-4 रोज से जो कुछ हो रहा है उससे मेरे आसाब में तनाव पैदा हो गया है। मैं वाकई 2-4 रोज आराम करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो उठकर मेरे सोफे पर आ गई और सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे अपनी गर्दन पर राधा के गर्म गर्म सांसों का लम्स महसूस हो रहा था। मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। राधा मेरे कंधे पर सर झुकाए सो गई। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उठकर उसे उसी सोफे पर लिटा दिया। कॉटेज का चक्कर लगाकर दरवाजा और खिड़कियां चेक की और बत्ती बुझाकर दूसरे सोफे पर लेट गया। राधा का पिस्तौल सेंट्रल टेबल पर रखा हुआ था। मैंने भी अपना पिस्तौल वहीं रख दिया और आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें बंद थी मगर ज़हन जाग रहा था। मैं उस कॉटेज के बारे में सोच रहा था जहाँ चंद रोज पहले तय खाने में मुझ पर तशद्दुद किया गया था। उन सब के चेहरे मुझे याद थे। देवकामत, लखन, सूरज, बेला और 3 दूसरे आदमी जिन्हें बाद में नागराज ने महज इसलिए गोलियों से भून डाला था कि मैं उनकी कैद से भाग निकला था। सिर्फ बेला ऐसी थी जिसे नागराज ने बख्श दिया था। उसकी वजह भी बाद में मेरी समझ में आ गई और राधा ने भी उसकी तस्दीक कर दी। बेला नागराज की रकेल नहीं थी, उसकी सबसे अहम और सबसे ज़हीन कारकुन भी थी। उसे नागराज ही ने एक अहम मिशन पर पाकिस्तान भेजा था और वापसी पर वो हमारे साथ आई। उस सफर के दौरान बेला से मेरी दोस्ती हुई जो अब तक चल रही थी। ये वही कॉटेज था जहाँ से मैं जान बचाकर भागा था और अब मैं यहाँ इत्मीनान से लेटा आराम कर रहा था। वक्त भी अजीब चीज है। कल तक ये कॉटेज मेरा मकतल बने जा रहा था और अब यही मेरी पनाहगाह बन चुका था। मेरा दिमाग भूजल होने लगा और मैं यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का आखिरी पहर था। दब की वो आवाज अगरचे बहुत हल्की थी मगर मेरी आंख खुल गई। मैंने जरा सा सर ऊपर उठाया और उसके साथ ही मेरी आंखों में गोया सूरज उतर आया। बहुत तेज रोशनी थी। मेरी आंखें चुंधिया गई। मेरा जहन एकदम बेदार हो गया। मैंने मेज पर रखे हुए पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन मेरे हाथ पर जोरदार ठोकर लगी। दूसरी ठोकर मेरी पसलियों पर पड़ी। मैं सोफे समेत पीछे उलट गया। पिछली तरफ सोफे से गिरते हुए मैंने राधा की चीख भी सुनी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो सर पर एक और ठोकर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। एक दूसरे में मदगम होकर अंधेरे की चादर तानने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके दे रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर मैं अपने होश आवाज खो बैठा तो ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी जबकि होश में रहकर मैं अपना बचाव कर सकता था। मेरे बाएं कंधे पर एक और ठोकर लगी और मैं चीखता हुआ फर्श पर उलट गया। उसके साथ ही मैंने राधा की भी एक और चीख सुनी। मैं आवाज बरकरार रखने के लिए सर को मुसलसल झटके दे रहा था और मिलाकर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। आंखों के सामने फैलने वाली तारीकी छटने लगी। मैं एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा। इस मर्तबा मुझे कोई ठोकर नहीं पड़ी बल्कि एक तरफ कहीं चिट की हल्की सी आवाज उभरी और कमरा रोशनी से भर गया। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा और एक नजर में सूरत हाल का जायजा ले लिया।
उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दो पुलिस वाले थे, एक के जिस्म पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी और दूसरा हवालदार था। देवदिन या नागराज के आदमियों के मुकाबले में इन पुलिस वालों से निपटना आसान था। सब इंस्पेक्टर के एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ में टार्च जो अभी तक रोशन थी। बेस पर से हमारे दोनों पिस्तौल गायब थे। सब इंस्पेक्टर राधा के करीब खड़ा था और हवालदार कमरे की बत्ती जलाकर वापस आ रहा था। मेरे जिस्म पर ठोकरें उसी ने बरसाई थी। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। हवालदार ने मुझे एक और ठोकर मारी, उसके साथ ही वो गुर्राया, वहां चलकर बैठो बीच में। मैं उठकर खोपड़ी सहलाता हुआ राधा के करीब फर्श पर बैठ गया। राधा के जिस्म से कपड़े हटे हुए थे और सामने खड़ा हुआ सब इंस्पेक्टर बड़ी हवस भरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। मैंने कहा कि उसे इधर उधर देखा। राधा वाला पिस्तौल दूर था, अलबत्ता मेरा पिस्तौल सेंट्रल टेबल के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उस तक रसाई हासिल करना आसान नहीं था। ये तो मैं समझ गया था कि तुम लोग कौन हो, सब इंस्पेक्टर ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मगर अपना सौदा लेने के लिए दूसरों का स्थान इस्तेमाल करना कहाँ की शराफत है? कितने पैसे लिए हैं तुमने इससे? उसने आखिरी अल्फाज राधा की तरफ देखते हुए कहे थे। ये मुझे बहका कर यहाँ लाया था थानेदार जी, राधा ने खौफजदा से लहजे में जवाब दिया। मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया था, इसने कहा था कि स्थान इसी का है। मुझे नहीं मालूम था ये चोर है साला, खाली पीली रोब जुमाकर अय्याशी करता है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। राधा भी मेरी तरह समझ गई थी कि मामला वो नहीं जो हम समझ रहे थे। और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि ये दोनों पुलिस वाले यहाँ तक पहुंचे कैसे थे और कॉटेज के अंदर कैसे दाखिल हुए। सामने की खिड़की खुली हुई थी, उसका शीशा टूटा हुआ था जिसके अंदर हाथ डालकर चुटकी खोल दी गई थी। रात को सोने से पहले भी मैंने देखा था कि उस खिड़की का एक शीशा नहीं था, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वो दूसरा कॉटेज यहाँ से तकरीबन 150 गज के फासले पर था, जहाँ रात को मैंने रोशनी देखी थी। इन लोगों को मालूम होगा कि ये कॉटेज खाली पड़ा है। हमारे आने के बाद यहाँ रोशनी देखकर उन्होंने पुलिस को इतला दे दी होगी। उन्होंने सोचा होगा शायद कोई चोर वारदात करने यहाँ घुसा है। वो सब इंस्पेक्टर मुसलसल राधा को घूरे जा रहा था, उसकी आंखों में हवस बढ़ती जा रही थी। वो यही समझ रहा था कि हम दादो ऐश देने के लिए इस खाली काठी का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए हैं और शायद वो भी लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धोने की सोच रहा था। राधा ने भी इंस्पेक्टर की नीयत भांप ली और बड़ी होशियारी से लहंगा उस तरफ कुछ और छिड़का दिया कि उसकी टांगे ऊपर तक बरना होगी। मुझे तो इन पर शक है हुक्म, हवालदार ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। रात 2 बजे तमाम थानों को हेडक्वार्टर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। एक नारी और एक मर्द झील के दूसरी तरफ देवदिन और उसके आदमी की हत्या करके भागे हैं। इतला में बताया गया था कि हत्यारों ने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। मुझे तो ये दोनों वही लगते हैं हुक्म। थाने में जब ये इतला आई थी तो मैं कहाँ था? सब इंस्पेक्टर ने हवालदार को घूरा। आप अपने क्वार्टर में सो रहे थे हुक्म, हवालदार ने जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर की नजरें बदल गई। अब उसमें हवस की जगह सफाकी उभर आई थी। मुझे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पहले मेरा ख्याल था कि राधा उन्हें कुछ दे दिलाकर मामला खत्म कर देगी, लेकिन अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा कर दिया। तो फिर ये वही हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ तबाही फैला रखी है, वही आतंकवादी जिसने पहाड़ों में सरकारी कैंप तबाह किया और मंदिर को जलाकर राख कर दिया। नागराज ने इसके लिए तो 5 लाख रुपए का इनाम लगा रखा है। अपनी किस्मत बदल जाएगी। हवालदार होशियार रहना, ये लोग कोई हरकत ना करने पाए।